Hello friends, welcome in our YouTube channel Evergreen W Classes। हम लोग आज इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए क्योंकि बहुत जल्द अब एग्जाम है, तो हम लोग फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दैट अफेक्ट द इन्वायरमेंट। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि पॉल्यूशन क्या होता है। तो पॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जो इन्वायरमेंट में मतलब कि पर्यावरण में किसी भी चीज का अधिकतम हो जाए, मतलब कि ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो, तो उसे हम कहेंगे पॉल्यूशन। तो किसी भी चीज का अगर अधिकतम मात्रा में कोई भी चीज रहे तो उसे उसी चीज का पॉल्यूशन कहेंगे। पॉल्यूशन जो होता है वो हमारा थ्री टाइप का होता है। एक तो होता है वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होता है, एंड एयर पॉल्यूशन होता है, एंड सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो है वो बोला जा रहा है कि कौन सा जो है वो पॉल्यूशन का टाइप है जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो एयर पॉल्यूशन भी होता है जो वायु प्रदूषण जो वायु को अफेक्ट करता है। वाटर पॉल्यूशन अगर जल में कोई भी चीज का अधिकतम मात्रा में हो जाए उसे वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। और लैंड पॉल्यूशन भूमि प्रदूषण या फिर सॉइल पॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, कि जितने भी है वो सारे प्रदूषण प्रदूषण के टाइप्स है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो है इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि इनमें से कुछ कथन दिए गए हैं तो ये किसके द्वारा परिभाषित किए जा रहे हैं। तो इसका जो परिभाषा होगा वो ये होगा कि अ स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन द इन्वायरमेंट्स फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ये हमारा जो पर्यावरण है उसका जो इंट्रैक्शन होता है कि अंतःक्रिया होता है कि एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। तो वो इन्वायरमेंट जो है वो किस किस चीज से कर रहा होता है कि फिजिकल जो है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है पर्यावरण में जो ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस हो रहा है वो भी पर्यावरण के अंदर ही, उसे ही हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। तो आपका जो फिजिकल आ जाएगा कि भौतिक फिजिकल कंपोनेंट में जैसे आपका सॉइल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा। एंड केमिकल में जितने भी टाइप के जो केमिकल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो केमिकल में आ जाएंगे। एंड बायोलॉजिकल जो हो जाएगा जैविक, जैसे कि लाइफ प्रोसेस जैसे लिविंग थिंग्स जो हो जाएंगे वो बायोलॉजिकल। तो ये तीनों कंपोनेंट जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसे ही हम कहेंगे इन्वायरमेंटल साइंस। तो हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है उसे बढ़ाने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो रेज होता है, इसीलिए हम इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन भी आता है, वाटर वेपर भी आता है। ये सब जो गैसेस होते हैं इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल जो है वो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन्स वाटर वेपर। कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि वाटर वेपर को दर्शा रहा है। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल वाष्प को दर्शाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जल वाष्प को कौन दर्शा रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है वाटर वेपर इज द गैसियस फेज ऑफ वाटर। जो जल वाष्प होता है
वो जल का गैसीय चरण है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही राइट आंसर जो हो जाएगा वो यही होगा कि वाटर वेपर हम जो कहते हैं वो गैसियस फेज जो होता है वाटर का, वही वाटर वेपर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कि इनमें से कौन सा जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसे कहते हैं जिसे हम कि होता है कि बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार यूज कर लिए तो ऐसा नहीं है कि फिर वो जनरेट नहीं हो सकता है। वो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो क्या होता है कि अगर हम अभी यूज कर रहे हैं तो वो फिर धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो आ जाता है वो आ जाता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आ जाता है। फिर जो महासागरीय धाराएं हैं उससे भी क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ओशन करंट भी हो जाता है। और बायोमास जो है वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर आप टाइडल एनर्जी ले लें, विंड एनर्जी ले लें, तो ये सब जो एनर्जी है वो सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ओशियन करंट, सोलर एनर्जी, बायोमास एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डज द फ्रेज एंथ्रोपोजेनिक CO2 इमिशंस मीन। कि ये जो वाक्यांश दिया हुआ है, फ्रेज दिया हुआ है एंथ्रोपोजेनिक CO2 इमिशन, इसका क्या मतलब होता है कि मानव जनित CO2 उत्सर्जन। वाक्यांश का क्या अर्थ है। तो इसका एंथ्रोपोजेनिक का जो मतलब होता है वो होता है मैन मेड। मतलब कि जो मनुष्यों के द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मानव निर्मित CO2 उत्सर्जन जो होगा वही इस फ्रेज का मतलब हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब होता है ह्यूमन मेड। कि जो मानव निर्मित होते हैं उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो जो ह्यूमन मेड CO2 इमिशन होते हैं, मानव निर्मित CO2 उत्सर्जन, वही इसका मतलब हो गया। अगला सवाल है विच प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज डन टू अवॉइड फ्लोटिंग डेब्रिस, ब्रांचेस, ट्रीज और अदर लार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। कि जल उपचार का कौन सा प्रक्रिया है जो पानी में तैरते मलबे, शाखाओं, पेड़ों या अन्य बड़े कणों से बचने के लिए की जाती है। तो सबसे पहले अगर जो वाटर होता है कि जो जो वाटर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े कचड़े होते हैं उन्हें हटाते हैं। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसे हटाते हैं, तो उसे कहा जाता है स्क्रीनिंग। यहाँ पे और कुछ दिए हुए जैसे सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन हो जाता है कि अगर हम पानी को छोड़ दें स्थिर के रूप में तो क्या होगा कि जो कचड़ा रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो वो हो जाता है सेडिमेंटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्रीनिंग जो हो गया वो हो गया ये प्री ट्रीटमेंट है। मतलब कि पानी को छोड़ने से पहले का ट्रीटमेंट है कि जितने भी लार्ज साइज सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं उसे हम लोग वाटर से रिमूव करते हैं, वही हमारा स्क्रीनिंग कहलाता है। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट जो कि प्रदूषक जो पॉल्यूशन कॉज करता है, मतलब कि वैसा एलिमेंट जो या फिर वैसा गैसियस सब्सटेंसेस जो कि कॉज करे पॉल्यूशन उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, इट मीन्स की प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। तो इसमें जो पॉल्यूटेंट नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। बाकी तीनों जो है वो पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। जैसे कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो है इसे बैड ओजोन भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये तीनों जो होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ये कॉज करते हैं पॉल्यूशन। लेकिन ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। Next question is which of the following plants is extremely sensitive towards सल्फर डाइऑक्साइड। कि कौन सा पौधा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टोमेटो। कि टोमेटो जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not commonly used as a filter material in the treatment of water। इनमें से कौन सा है जो कि आमतौर पर जल उपचार में फिल्टर सामग्री के रूप में
उपयोग नहीं किया जाता है। तो इनमें जो उपयोग नहीं किया जाता है वो होता है क्रस्ट रॉक। ये जो कुचल चट्टानें होती हैं इन्हें यूज नहीं किया जाता है। बाकी फिल्टर मटेरियल के लिए जब वाटर ट्रीटमेंट करते हैं हम, वाटर जब डिस्चार्ज होता है कहीं से भी जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, तो चाहिए कि हम अगर नदी में उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उससे पहले वाटर ट्रीटमेंट कर ले। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो यूज होता है वो गार्नेट सैंड भी यूज होता है, सैंड भी यूज होता है, एंथ्रासाइट भी यूज होता है। ये जो क्रस्ट रॉक होता है ये यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस earthworms डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट? कि कौन से प्रोसेस में जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म कहा जाता है केंचुआ को, तो जो केंचुए होते हैं वो डिकम्पोज मतलब कि तोड़ना, कि बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट जो होते हैं मतलब कि ऐसे बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया ऐसे सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसे डिग्रेड किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो जिसमें अर्थवर्म जो होता है वो डिकम्पोज करता है बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है वह विच ऑफ द मेंशन्ड डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर रिमूविंग वेपर फेज और गैसियस पॉल्यूटेंट्स? जो वेपर फेज होता है या फिर गैसियस पॉल्यूटेंट होता है उसे हटाने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो है थर्मल ऑक्सीडाइजर, एब्जॉर्प्शन टावर, कैटालिटिक कन्वर्टर एंड डी जो है वो है ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो वाष्प चरण और गैसीय प्रदूषक जो होते हैं मतलब कि वेपर फेज और जो वेपर गैसेस पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें हटाने के लिए इन तीनों का यूज किया जाता है। थर्मल ऑक्सीडाइजर का भी यूज किया जाता है, एब्जॉर्प्शन टावर का भी यूज किया जाता है और कैटालिटिक कन्वर्टर का भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कि इनमें से कौन सा है जो कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? मतलब कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसे कहते हैं जो जिसपे बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करके इसे डिकम्पोज कर दे, मतलब कि ये इसे फिर से चेंज कर दे, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा? तो जो फूड वेस्ट होगा, फूड वेस्ट पे इजिली जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना काम कर सकते हैं, तो जो फूड वेस्ट होता है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर? जब जो वाटर का फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद हम फिर कौन सा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी जल उपचार प्रक्रिया जल के निस्पंदन के बाद की जाती है? कि वाटर फिल्ट्रेशन के बाद फिर वाटर ट्रीटमेंट ये प्रोसेस क्या किया जाता है इनमें से जो है वो किया जाता है डिसइंफेक्शन, कि कोई भी जो इन्फेक्शन हो उसे हटाया जा सके। तो इसमें क्लोरीन वगैरह से भी क्लोरीनेशन भी किया जाता है जिससे कि जो डिसइंफेक्शन हो वो किया जा सके। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन? कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन है? तो जो यूट्रोफिकेशन होता है तो ये होता है कि जब वाटर में जो होता है न्यूट्रिएंट लेवल जब बढ़ जाता है तो उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और यूट्रोफिकेशन जो होता है जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है तो एल्गल ब्लूम वगैरह जो होता है वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है और फिर ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन। तो यूट्रोफिकेशन वर्ड जब भी कहीं आए तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये न्यूट्रिएंट रिच का बात कर रहा है वो भी वाटर के केस में। जहाँ भी वाटर बॉडी में होगा न्यूट्रिएंट रिच उसे हम कहेंगे यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर व्हाट रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज प्रीडोमिनेंट? वायुमंडल का जो निचला परत है उसमें जो प्रकाश का वेवलेंथ होता है तरंग दैर्ध्य की कौन सी सीमा प्रमुख है? तो ये क्या होता है कि जो वेवलेंथ होता है जो प्रीडोमिनेंट होता है वो ये है ग्रेटर देन 300 nm।
ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस ऑफ द सन डू ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप? कि ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं जैसे कि आपका मीथेन हो गया, CO2 हो गया, एंड ओजोन हो गया, एंड वाटर वेपर हो गया, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सूर्य की निम्नलिखित में से किस विकिरण को रोकती हैं? ये किसे ट्रैप करती हैं, किस रेडिएशंस को? तो ये जो ट्रैप करती हैं वो करती है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, और इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करने की वजह से क्या होता है कि ये जो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन वो हीट प्रोड्यूस करता है, और जिससे फिर ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी? इनमें से कुछ जो है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के डिवाइस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा, जिसका किसका दक्षता एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब कि कौन बहुत फास्ट काम करता है और बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है? तो इनमें से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर जो है, ये एक डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, वो भी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रकाश रासायनिक धुंध का हिस्सा नहीं है? फोटोकेमिकल स्मॉग, स्मॉग जो होता है वो स्मॉग प्लस फॉग से बना हुआ होता है, तो इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं है? और फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो कॉज करता है एयर पॉल्यूशन। तो इसमें जो है वो जो SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, वो फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं है। बाकी जो पैन है, पेरोक्सिल नाइट्रेट एंड ओजोन एंड NO2 जो है, ये तीनों जो है पैन, O3 एंड NO2, ये फोटोकेमिकल स्मॉग के पार्ट हैं। बाकी जो SPM है वो फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला जो सवाल है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज कंट्रीब्यूटेड बाय कैटल फार्मिंग? कि जो कैटल फार्मिंग होता है, मवेशी पालन, वहां से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूशन होता है, वहां से कौन सा ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है? तो कैटल फार्मिंग से जो डंग होता है, डंग में पाया जाता है मीथेन, तो जो मीथेन है वो वहां से ग्रीन हाउस गैस इमर्ज होगा, और तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटेड जो रहेगा वो मीथेन रहेगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच गैस इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वुड? कि लकड़ी के अधूरे जलने से मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो लकड़ी का इनकम्प्लीट बर्निंग होने से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही टॉक्सिक गैस है। अगर ये इसके कांटेक्ट में लगातार रहे तो ये क्या करता है कि ये बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी शो करता है हीमोग्लोबिन के लिए। तो ये क्या करेगा कि ये O2 के जगह, ऑक्सीजन के जगह सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं बचेगा, तो जिससे दम घुटने से फिर इंसान का डेथ हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक गैस है जो कि रिलीज होता है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फूड से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ एरोसोल? कि एरोसोल जो होता है उसका कौन सा तरल रूप है? इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो होता है मिस्ट, जिसे कहते हैं धुंध। अगला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट इफेक्ट्स प्लांट्स द मोस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है जो कि पौधे को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करता है? तो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है प्लांट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्टिकल्स ऑफ व्हाट साइज आर फिल्टर्ड बाय द नेजल पैसेज? जब हम रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जो एयर होता है वो नेजल पैसेज के थ्रू गुजरता है। तो जो नेजल पैसेज होता है उसमें से कितने साइज का पार्टिकल्स जो होता है, कण होता है कि वो फिल्टर हो सकते हैं? तो ये जो होता है कि मोर देन 10 माइक्रोमीटर जो होते हैं, उससे बड़े अगर हुए तो फिर ये नेजल पैसेज जो होता है इसे फिल्टर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओजोन ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? ओजोन का जो होता है वो मानव श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है ओजोन का, ये क्या करता है कि लंग टिश्यूज को डैमेज करता है और अस्थमा को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग pollutants इज द मेजर contributor टू photochemical smoke? कि इनमें से कौन सा प्रदूषक जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक का प्रमुख कारण है? तो इसमें जो मेन रीजन है वो है ओजोन। ये ओजोन जो पाया जाता है लोअर एटमॉस्फेयर में, इसे बैड ओजोन कहा जाता है। तो क्या होता है कि ओजोन जो होता है वो कंट्रीब्यूट कर देता है फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन द ह्यूमन बॉडी? कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ेगा ह्यूमन मानव शरीर में? तो इसका प्रभाव जो पड़ेगा, इट कॉजेज द मैल फंक्शन ऑफ लिवर एंड किडनी। ऑप्शन बी जो है वो इट ब्रेक्स डाउन बॉडीज इम्यूनिटी टुवर्ड्स पार्टिकुलेट मैटर एंड बैक्टीरिया। यह शरीर की जो पार्टिकुलेट मैटर है और बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही होगा। ये जो इम्यूनिटी होता है, मतलब कि इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है वो अगर हमारे ऊपर अटैक करे, तो हमारा बॉडी जो उसके अगेंस्ट जो अपना वर्क करता है उसे कहा जाता है इम्यूनिटी। तो ये क्या करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो इम्यूनिटी को कम कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है टुवर्ड्स पार्टिकुलेट मैटर एंड बैक्टीरिया के लिए। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट एयर पॉल्यूशन? कि अगर टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो तो वायु प्रदूषण को कैसे प्रभावित करता है? तो ये क्या करता है कि हाई टेम्परेचर इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा एयर पॉल्यूशन को बढ़ाता है वो, एक तरह से देखा जाए तो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट? पॉल्यूटेंट तो हम समझ चुके हैं कि जो पॉल्यूशन काउज करता है उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड ना हो, इसे इनऑर्गेनिक कहा जाता है। तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी जितने भी पॉल्यूटेंट है वो सारे जो है वो कार्बन, ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स? इनमें से कौन मानदंड प्रदूषक की श्रेणी में आता है? तो कि जो कैटेगरी है पॉल्यूटेंट्स कॉज करने का, जैसे कि क्या क्या क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स के लिए। तो पॉल्यूटेंट्स जो होता है इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कितना ज्यादा उसमें कैपेसिटी है, पोटेंसी है कि वो पॉल्यूशन काउज कर सके। तो इनमें से जो जितने भी ये सारे दिए हुए ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों के तीनों के पास पोटेंसी है, मतलब कि इनमें कैपेसिटी है कि ये पॉल्यूशन काउज कर सके। तो ये तीनों जो है वो उस जो प्रदूषक का जो मानदंड है, मतलब क्रिटेरिया है, उसे फुलफिल करते हैं। तो ये जो सारे हैं ऑल ऑफ द मेंशन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये सारे के सारे जो है वो बिलोंग्स करते हैं कैटेगरी ऑफ क्रिटेरिया पॉल्यूटेंट्स से, प्रदूषक की श्रेणी में आता है। और आज का हमारा ये आखिरी सवाल था। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें।